तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इन पाइथन वाइल लूप्स के बारे में। तो अभी तक हमने फॉर लूप्स को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ जो लूप्स है पाइथन में, वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। तो जो काम फॉर लूप से हो सकता है वो कॉमनली वो काम हमारे पास वाइल लूप से भी हो जाता है। तो जैसे हमने सबसे पहले 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करे थे, तो हम अब उसको वाइल लूप से करके देखते हैं। सिंटैक्स वगैरह सब हम अभी समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो पहले एक नंबर में डिक्लेयर कर देता हूँ, 1 से स्टार्ट करेंगे एन को। और वाइल वाइल कीवर्ड यूज होगा वाइल लूप के लिए। वाइल एन इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि ये लूप तब तक रन करेगी, ये कोड तब तक एग्जीक्यूट होएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला, जब तक एन 10 से कम या उसके बराबर है। उसके बाद ये लूप अपने आप खत्म हो जाएगी। प्रिंट एन, यही तो करना है। और एंड हम स्पेस से ही कर देते हैं फिर से। और अब यहाँ हम सिर्फ, अगर हम सीधा इसको रन करेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइटली वन प्रिंट हुए जा रहा है, क्योंकि हमने एन की वैल्यू को कंट्रोल नहीं करा। हमने कहा था एन जब तक 10 से कम या उसके बराबर है, यहाँ तो एन 1 ही है, तो वो तो हमेशा ही हमारे पास जब तक उसकी वैल्यू चेंज होएगी नहीं तब तक वो 1 ही रहेगा। तो ये लूप फॉर एवर रन करती रहेगी। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक ऑब्वियस चीज़ हम करेंगे कि हर आइट्रेशन के बाद एन को 1 बढ़ा देंगे हम। ऑगमेंटेड असाइनमेंट से मैंने यहाँ पर मतलब सिंपली भी लिख सकते हो, कुछ उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। हमने डिस्कस करा है ये। तो एन को मैंने हर आइट्रेशन के बाद 1 से बढ़ा दिया। तो अब हमारे पास ये लूप सही से एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो हमारे पास 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट होके आ गए, क्योंकि इस बार हर स्टेप के बाद हम एन की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे। पहले स्टेप में एन 1 था तो 1 प्रिंट हुआ, फिर हमने कहा कि इनको 1 से बढ़ा दो, 2 हो गया एन, तो फिर 2 प्रिंट हुआ। तो ऐसे करके जब तक एन लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक हमारे पास ये वाइल लूप चलती रही। और 1 to 10 नंबर हमने वाइल लूप को यूज करके प्रिंट करा है। तो ये तो हमारे पास इनफाइनाइटली प्रिंट हो गया था वन। आउटपुट वाला कंसोल बिल्कुल ही मतलब एक तरह से। तो वही, अगर हम 10 to 1 नंबर प्रिंट करना चाहें, 1 to 10 इंटीजर्स यूजिंग वाइल, हमारा ये प्रोग्राम था सिंपल सा। तो अगर हम वही अब 10 से 1 प्रिंट करना चाहें, प्रिंट 10 to 1 इंटीजर्स यूजिंग वाइल। तो अब ये एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि अब एन को हम 10 से स्टार्ट करेंगे। एन को 10 से इनिशियलाइज करा इस बार। और अब यहाँ हम लिखेंगे वाइल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब तक एन 1 से बड़ा या 1 के बराबर तक है तब तक ये लूप रन करेगी। प्रिंट एन, और अब एन को हम 1 से घटा देंगे।
तो 10 से 1 तक हमारे पास नंबर्स प्रिंट हो गए हैं। तो नेक्स्ट हम 1 से 20 तक जो है इवन नंबर्स प्रिंट हम करेंगे। अब हम इनको 1 से इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम स्टॉप का कोई हमारे पास वैसे डायरेक्टली तो कुछ बिल्ट इन वाला ऐसे फंक्शन तो होता नहीं है, जैसे रेंज फंक्शन में हम वैल्यू भर देते थे, लेकिन ऑब्वियसली हमने यहाँ और यहाँ पर देखा कि इंक्रीमेंट तो हम खुद से कर ही सकते हैं ना। तो ये एकदम से एक हिसाब से स्टॉप वाला काम ही हो जाएगा। अगर हम हमारा जो वेरिएबल है जिसके ऊपर ये लूप चल रही है, जिसकी वैल्यू इसके ऊपर आइटरेट कर रही है, तो उसकी वैल्यू तो हम चेंज कर ही सकते हैं ना यहाँ पे। तो हमें इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। और इस बार हम थोड़ी सी एक हैबिट सी बनाने के लिए हम इफ एल्स वाला ब्लॉक लिख ही देंगे, इसीलिए इनको 1 से भी इनिशियलाइज करा। ऑल्दो हम चाहे तो सीधा 2 से इनिशियलाइज करके 2 का जंप मरवा सकते हैं हर आइट्रेशन में, लेकिन कोई बात नहीं। वाइल n इज लेस देन इक्वल टू 20 इस बार करेंगे, क्योंकि 1 से 20 तक हम इवन नंबर्स प्रिंट करने वाले हैं। इफ n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, प्रिंट n। ऑल्दो हम एल्स को एल्स हम लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें तो भी वो हमारे पास कुछ उससे प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि अगर एल्स अगर हमने ये बता दिया कि अगर इवन है हमारे पास तो उसको प्रिंट कर देना, अगर इवन नहीं है तो उसके लिए हमने कुछ लिखा ही नहीं, तो ये कुछ करेगा भी नहीं। एक चीज़ जो हमें रिगार्डलेस ऑफ कंडीशन करनी है वो ये है कि एन की वैल्यू हमने बढ़ानी है 1 से। अब 2 से बढ़ा देंगे तो ये 3 पे पहुंच जाएगा, तो कोई इवन नंबर हमारे पास बनेगा ही नहीं। इसलिए हम पूरे एन से एन इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक आइटरेट कर रहे हैं। ऑल्दो इससे थोड़ा बेटर हम कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको इसका जो टाइम लगेगा पूरा लूप को चलने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 to 20 ऐसा पूरा चलेगा। उससे बेटर हम चाहें तो फिर वही 2 लिख के 2 का जंप करवा सकते हैं इससे, लेकिन ऑल दो लेट इट बी फॉर दिस वन। तुम्हारे पास 2 से लेके 20 तक इवन नंबर्स, हाँ 1 से लेके 20 तक चाहे कह लो, इवन नंबर्स प्रिंट हो गए हैं। अब वही इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो फिर भाई इसका ऑल्टरनेटिव हम देख सकते हैं। जंप इस बार 2 का कराएंगे, क्योंकि हमने 2 से इनिशियलाइज कर दिया। रिजल्ट सेम आया है हमारे पास। तो ऐसे ही हम ऑड नंबर्स भी प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। उसके लिए n को 1 से इनिशियलाइज करेंगे, while n is less than equal to 20। अब यहाँ पर हम उल्टा करेंगे कि if n मॉड्यूलस 2 is not equal to 0, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इवन नहीं है, तो हमें प्रिंट कराना है। प्रिंट कराना है n को, और n को इस बार 1 का जंप देंगे।
यहाँ पर हमारे पास ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए हैं। फ्रॉम 1 to 20। 1 से 10 तक अगर स्क्वायर्स को प्रिंट कराना हो तो उसका भी प्रोग्राम देख लेते हैं। स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। इनको 1 से इनिशियलाइज करेंगे। 1 से 10 तक जाना है तो एन को हम ऐसे ही डिस्क्राइब करेंगे। इन आर वाइल लूप कंडीशन यही रखेंगे कि जब तक एन < <10 है, प्रिंट हमें क्या करना है इस बार, एन का स्क्वायर। और एन को बाय 1 हम इंक्रीमेंट करा देंगे। तो स्क्वायर्स हमारे पास प्रिंट हो गए हैं। इसको थोड़ा अच्छे से भी हम लिख सकते हैं। स्क्वायर ऑफ %d इस %d। यहाँ पर थोड़ा और ग्रेसफुली ये हमारे पास लिख के आया और क्लैरिटी हमें मिल रही है और अच्छा लग रहा है देखने में। स्क्वायर ऑफ 1 1, ऑफ 2 4, ऑफ 3 9, ऐसे करके। नेक्स्ट हम फैक्टोरियल को प्रिंट करा के देखेंगे। फैक्टोरियल फाइंड करेंगे यूजिंग वाइल लूप। फैक्टोरियल के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा था, वो वैसे ही आज भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो वाइल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ हम प्रिंट कुछ नहीं कराएंगे क्योंकि पहले हम फैक्टोरियल की जो हमारे पास वैल्यू है फाइनल वो निकालेंगे। 5, जैसे 5 हमारा नंबर है इनपुट वाला, उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो हम 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक पहले पहुंचेंगे, फिर ही प्रिंट कराएंगे। n फैक्टोरियल जो है वो फैक की वैल्यू इक्वल होगा फैक्टोरियल। अच्छा, पहले कमांड से ही रन करेंगे इसको। तो
यहाँ हम एक चीज़ करनी भूल गए कि n को एक से घटाया नहीं हमने, इसलिए हमारे पास यहाँ पर दिक्कत आई। अच्छा, तो यहाँ ज़ीरो फैक्टोरियल आ जाएगा, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि n को हमने घटा घटा के हम वहीं पे तो ले आए हैं। तो सिंपली हम सिर्फ फैक्टोरियल ही प्रिंट करा देते हैं, कुछ उससे कुछ अलग तो हो नहीं जाएगा। तो 5 का फैक्टोरियल 120 हमारे पास राइटफुली प्रिंट होके आ गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसी भी नंबर के डिजिट्स का हमें सम निकालना हो, तो यानी कि हमारे पास 1 2 3 करके कोई नंबर है तो उसके डिजिट्स का हमें सम निकालना हो, 1 2 और 3 का हमें सम निकालना हो, तो उसको हम देखेंगे। अब नंबर का इनपुट लेंगे पहले, सम ऑफ डिजिट्स, बड़ा पॉपुलर सा प्रोग्राम है ये, बहुत यूजफुल है। एन का इनपुट ले लेते हैं, एंटर अ नंबर। तो अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिजिट्स का हमें सम निकालना है, तो पहली बात तो हमें डिजिट्स ही पता होने चाहिए कि डिजिट्स को हम कैसे लोकेट करेंगे, लोकेट से भी बेटर डिजिट्स के थ्रू हम कैसे स्कैन करेंगे, डिजिट्स को कैसे रिट्रीव करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये करने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं। अगर मेरे पास 1 2 3 करके हमारे पास नंबर है और इसको मैं 10 से डिवाइड करूँ, इसका 10 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर में अगर यहाँ पर निकालूँ तो वो क्या आ रहा है, 3। और अब 1 2 3 जो है इसको 10 से डिवाइड करके इसका क्वेश्चन में निकालूँ तो क्या आ रहा है। अभी यहाँ पर हम सिर्फ इसको इंटीजर में ही निकालते हैं, हमें सिर्फ इंटीजर से मतलब है, एग्जैक्ट फ्लोटिंग वैल्यू हमें नहीं चाहिए। 12 आ रहा है हमारे पास। ये हमारे पास आया था 3, और ये 12। तो अब अगर मैं 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूं तो 10, 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूं किसको, 12 को, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2। इसको मैं इसके नीचे ही लिख देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, 12 को 10 से डिवाइड करके उसका क्वेश्चन नहीं लूँगा, और इंटीजर, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, इस टर्म को हमें याद रखना है।
तो हमारे पास 1 आएगा। अभी फाइनली हम क्या करेंगे, अब 1 को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे। 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को हम 10 से 100 में डिवाइड नहीं कर सकते, तो 1 ही आएगा, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि 0 पॉइंट कुछ आना चाहिए, ये तो आना चाहिए, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये लॉजिक लग रहा है कि सिंपली कि अगर 1 मॉड्यूलस 10 का मतलब है कि 1 को हम 10 से 100 में डिवाइड कर रहे हैं, जो कि हो ही नहीं सकता, तो वो 1 का 1 ही रह जाएगा ना। तो यहाँ पर इस लॉजिक से इसको निकाला गया है। और आखिर में हम क्या निकालेंगे, 1/10 क्वेश्चन निकालते हैं इंटीजर फॉर्म में, तो ये 0 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर क्या एक चीज देख पा रहे हो कि 1 2 3 को हमने पहले 10 से मॉड्यूलस 10 करा, तो हमारे पास 3 और 3 क्या है, 1 2 3 का लास्ट डिजिट है। एक डिजिट हमें मिला 1 2 3 का। फिर और यहाँ इसको और इसको आप ध्यान से देखो, और 1 2 3 को उसके बाद अगर 1 2 3 को हमने 10 से इसका क्वेश्चन लिया, तो 12 आ गया। ठीक है, तो इसी 12 का हमने फिर रिमाइंडर लिया 10 के साथ, तो वो 2 आया। और 2 जो है ये मिडल डिजिट है, बेसिकली मिडल तो क्या ही बोलना है, सेकंड लास्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट फ्रॉम द बैक आप कह सकते हो 1 2 3 का। और अब हम क्या करेंगे, 12 जो यहाँ पर आया था, इसका रिमाइंडर लेने के बाद, 2 निकालने के बाद, यहाँ पर हम फिर यहाँ पर 12/10 कर देंगे। ये 12 हमारे पास आया था, आफ्टर टेकिंग द रिमाइंडर फिर हम 12/10 कर देंगे फॉर द क्वेश्चन। तो ये 1 आ गया हमारे पास। और अब यही 1 जो है, इसका अब फिर से हम 10 के साथ रिमाइंडर लेंगे, तो ये भी 1 आ गया। यानी कि ये लास्ट डिजिट, बेसिकली फर्स्ट डिजिट है, बैक से हमारे पास ये लास्ट डिजिट आ गया। तो ये ऑल ये रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास डिजिट्स आए हैं, लेकिन सम निकालने के लिए तो हमें मैटर नहीं करता ना, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आए डिजिट्स, चाहे रिवर्स डायरेक्शन में आए। तो ये हमारे पास डिजिट्स आ चुके हैं नंबर के, अगर आप ध्यान से देखो। और ये 1 जो है, इसी 1 का फिर हम 10 के साथ ले लें क्वेश्चन, तो 0। तो हमें क्या पता चल रहा है कि हम 1 2 3 का तब तक क्वेश्चन निकालते रहेंगे, तब बेसिकली इसको 10 से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास हमारा ये जो नंबर है 1 2 3 गिवन नंबर है, ये हमारे पास 0 जब तक नहीं बन जाता, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, इसका रिमाइंडर लेते रहेंगे टू रिट्रीव द डिजिट्स जिनको ऐड करना चाहते हैं हम। और जब तक नंबर खुद 0 नहीं हो जाता 10 से क्वेश्चन ले लेके, तब तक हम ये काम करेंगे। और इतने ही टाइम में हमारे डिजिट्स का सम होता जाएगा साइड बाय साइड, बिकॉज वी आर टेकिंग द रिमाइंडर ऑफ द नंबर, क्योंकि रिमाइंडर से हमारे पास डिजिट्स निकल के आ रहे हैं। तो अब इसी को हम अपने कोड में लिखेंगे। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया कि कैसे हो रहा था। इसको एक बार हम थोड़ा नीचे पुश सा कर देते हैं, थोड़ा व्यू से बाहर करने के लिए, ताकि हमें क्लियरली दिखे क्या हो रहा है। तो सम निकालना है, तो पहले सम के लिए एक वेरिएबल तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। वाइल हमने क्या बात करी थी, जब तक हमारा जो गिवन नंबर है ये 0 नहीं हो जाता, या बेसिकली आप कह सकते हो कि इसका क्वेश्चन 0 नहीं हो जाता, हम ऐसा ही लिख देते हैं, इज ग्रेटर देन 0। यही तो है, जब तक क्वेश्चन जो है ये ग्रेटर देन 0 है,
तब तक ही तो रन कर रहे हैं। अगर ज़ीरो हो गया क्वेश्चन उसके बाद तो हमने कुछ नहीं करा, उसके बाद तो हमने रिमाइंडर नहीं निकाला, ज़ीरो मॉड्यूलस 10 तो नहीं करा। इसीलिए वाइल हमारे पास n स्लैश 10 इज ग्रेटर देन ज़ीरो। सम में हम क्या जोड़ेंगे, n मॉड्यूलस 10, क्योंकि उसी से हमारे पास डिजिट्स मिल रहे थे हमें। पहले 3 मिला, फिर 2, फिर 1। और हमें हर स्टेप में क्या करना ज़रूरी था, पहले हम मॉड्यूलस ले रहे थे और उसके बाद 10 से क्वेश्चन निकाल रहे थे नंबर का, यानी कि नंबर जो हमें हमारा, हम उसी को उसको खुद से उसको बार बार 10 से डिवाइड करते जा रहे थे। यही तो करना है। 1 2 3 था, उसको 10 से डिवाइड करा, 12 आया, फिर जो 12 आया उसको 10 से डिवाइड करा। यही तो यहाँ पर हमें इस लाइन से समझ आ रहा है। फाइनली हम प्रिंट करेंगे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी। अच्छा, यहाँ नंबर को तो हम ना ही लिखें, क्योंकि नंबर फिर वही ज़ीरो ही हो रहा है। तो सिंपली हम सम लिख देते हैं, सम इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स लिख देते हैं, चलो, परसेंट सम। रन करेंगे। 1 2 3 का एग्जांपल लेंगे और सम ऑफ डिजिट्स हमारे पास 6 आ चुका है। 3 + 2 + 1 6 ही तो होता है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप है इसको हमने अपने कोड में लिख दिया है। कुछ और हमारे पास नंबर लेके देखते हैं। 4475। अब यहाँ सम क्या आएगा, 7 + 5 12 और 8 20 सम आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हमने एक छोटी सी गड़बड़ी ये करी कि हमें मालूम है कि यहाँ पर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हमने यहाँ पर ये डबल स्लैश यूज़ किया, इसको कहते हैं फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन से हमारे पास इंटीजर ही रिटर्न होता है जो डेसिमल से पहले लिखा होता है। डजेंट मैटर कि वो डेसिमल के बाद 5 से बड़ा लिखा है कि 5 से छोटा लिखा है, हमारे पास जो इंटीजर होता है डेसिमल में, इंटीजर जो पार्ट है वही रिटर्न होता है। तो इसलिए हमारे पास सम भी गलत आया जा रहा था। ये चीज़ ऑल दो हमने अभी पूरे एल्गोरिदम में तो डिस्कस करी ही थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में, कोड लिखने में हमने स्किप कर दिया इसको। तो हमारे पास सही आंसर आया है। 4475 का सम ऑफ डिजिट जो है वो 20 है, हमारे पास 22 नहीं है। तो एक और नंबर का एग्जांपल हम लेते हैं। कुछ भी मैं रैंडम भर देता हूँ, इसको कैलकुलेट करना थोड़ा हो जाएगा सरदर्दी। तो इसका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो हमारे पास 25 आना चाहिए, है ना, या नहीं, 27 आना चाहिए, 27 हमारे पास आ गए। 8 बार 8 लिखा हमने तो 64, सम ऑफ डिजिट 64 ही तो होगा। जैसे ही हमने सम ऑफ डिजिट्स निकाला है, अब हमें डिजिट्स निकालने भी आ गए हैं, तो हम ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स निकाल के देख लेते हैं। इसको अब मैं क्लियर ही कर देता हूँ।
अरे सम ऑफ डिजिट्स का कोड मुझसे रिमूव हो गया, कोई बात नहीं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, सबसे पहले तो नंबर ही लेंगे कोई यूज़र से। एंटर ए नंबर। प्रोडक्ट के लिए हम कुछ वेरिएबल असाइन करते हैं, जैसे सम के लिए करा। प्रो लिख देता हूँ मैं, इसको 1 से इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है। कंटिन्यूसली प्रोडक्ट निकाले जाएंगे। 0 लिख दिया तो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करके वो 0 ही हो जाएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं है, गलत ही आंसर आएगा वो तो। इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन बार बार निकालते रहेंगे। फिर वही, इसको फ्लोर डिवीजन हम बोलते हैं। इंटीजर पार्ट ही रिटर्न होता है हमारे पास, डजेंट मैटर कि डेसिमल के बाद अ, जो नंबर है वो 5 है या 5 से बड़ा है कि छोटा है, ये मैटर नहीं करता। चाहे 5 है, मैटर नहीं करता। इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, तो यहाँ तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स भी 1 2 3 का हमारे पास 6 ही आया है, तो हम कुछ और नंबर लिख के देखते हैं। ऑल्दो वो भी करेक्ट ही है, एक कोइंसिडेंस है वहाँ पर। यहाँ पर 36 आना चाहिए हमारे पास, तो 36 हमारे पास है। एक और नंबर दे। 64 आएगा हमारे पास। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का क्यूब ही हो गया 64। तो डिजिट्स के रिलेटेड एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें डिजिट्स निकालना आ तो गया है, लेकिन अब हम नंबर ऑफ डिजिट्स निकालते हैं कि नंबर में डिजिट्स है कितनी। उसके लिए भी प्रोग्राम बेसिकली हमारा आइडिया तो हमारा सेम ही रहेगा कि हमें करना क्या है। नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए हम एक काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे विद 0, क्योंकि शुरुआत में तो काउंट 0 ही रहेगा, 0 से तो स्टार्ट होगा। फिर वही बार बार हम टेंस के साथ उसका क्वेश्चन निकालते रहेंगे टू रिट्रीव द नेक्स्ट डिजिट, है ना।
तो भाई हमारे पास n को 10 से बार बार डिवाइड करते जाएंगे, क्वेश्चन लेते जाएंगे और काउंट को हम 1 से इंक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि जब तक ज़ीरो होएगा नहीं, क्वेश्चन ज़ीरो नहीं होएगा तब तक हमारे पास डिजिट्स, इसके डिजिट्स जो हैं नंबर के, वो निकलते रहेंगे बेसिकली। और हमें डिजिट्स निकालने की भी ज़रूरत ऑल तो है ही नहीं, क्योंकि डिजिट्स ऑल तो अब क्या है कि हमें तो सिर्फ काउंट निकालना है ना डिजिट्स का, डिजिट्स को हमें रिमाइंडर निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मॉड्यूलस लेते टाइम भी हम बेसिकली डिवाइड ही तो कर रहे हैं 10 से उसको, तो उस लाइन को फालतू में लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो सीधा हमने n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 यानी कि क्वेश्चन वाला कर दिया। इससे हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स परसेंट डी, यहाँ पर हमारा काउंट हो जाएगा। थ्री डिजिट नंबर है हमारे पास 1 2 3। इसमें कितने डिजिट्स हैं मैं पहले देख लेता हूँ। 7 डिजिट्स हैं इसमें और हमारे पास 7 आंसर। 10 डिजिट नंबर भी हमारे पास आ रहा है। तो आप देखिए इतना बड़ा नंबर भी हमारे पास इसने स्कैन कर लिया है। बेसिकली 26 डिजिट नंबर भी हमारे पास सक्सेसफुली आ रहा है कि इसमें 26 डिजिट्स हैं। नेक्स्ट हम टेबल प्रिंट करके देखते हैं फिर से, यूजिंग वाइल लूप दिस टाइम। टेबल ऑफ अ नंबर, फॉर लूप से हमने करा है, अब हम वाइल से करेंगे। पहले उस नंबर का हम इनपुट लेंगे, जिस भी नंबर का हमें टेबल निकालना है। एंटर द नंबर, एंटर द रिक्वायर्ड नंबर, नंबर लिख दिया मैंने। तो यहाँ हम एक अलग वेरिएबल हमें यहाँ पर चलाना ही पड़ेगा, जिसके ऊपर वाइल लूप रन करेगी। डिक्लेयर करना ही पड़ेगा एक अलग वेरिएबल, क्योंकि एन का तो हम टेबल निकाल रहे हैं ना, उसको तो नहीं चेंज करेंगे। पहले हम उसी को सुंदर से एक इंट्रोडक्शन को प्रिंट कर देते हैं। टेबल ऑफ दिस, टेबल ऑफ परसेंट डी,
ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे। अब हर स्टेप में हमें क्या प्रिंट कराना है, पहले तो वो नंबर जिसका टेबल है, ये कैपिटल एक्स लिख दिया मैंने ताकि ये जैसे हम पेन से लिखते हैं वैसे ही हमारे पास नज़र आए। और टू, मान लो टू का टेबल है तो एन आएगा पहले, टू वन जार टू, वन हमारे पास आई की वैल्यू हो जाएगी, आगे बढ़ेगा फिर टू की हो जाएगी, और एन इंटू आई हमारा प्रोडक्ट, यही तो प्रिंट कराना है। और जो मेन चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि आई को एक से हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम, हमारे पास स्टार्ट स्टॉप स्टेप वाला कुछ है नहीं यहाँ पे, मैनुअली हमें ये करना पड़ेगा। तो और छोटी सी चीज़ इसके साथ कर देते हैं, सिर्फ शो के लिए। ये तो बाकी हमारा टेबल तो एकदम सही प्रिंट हो गया है जिसकी हमें ज़रूरत थी थ्रू द प्रोग्राम। नेस्टेड लूप्स के बारे में बात करते हैं। तो नेस्टेड लूप क्या है, हमारे पास लूप के अंदर लूप है, यानी कि अभी तक तो हमने देखा कि हर लूप की हर आइट्रेशन पे कुछ ना कुछ बेसिक कुछ सिंपल ही हमारे पास लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, या इंक्रीमेंट करने के लिए कुछ हमने लाइन ऑफ कोड लिख दिया। लेकिन नेस्टेड लूप का मतलब ये है कि एक लूप बार, एक आउटर लूप हमारे पास होगी, मेन लूप आप रफ लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, उसके हर इटरेशन पर एक लूप एग्जीक्यूट हो रही होगी पूरी की पूरी। तो इसका एक बहुत ही कॉमन यूज केस है हमारे पास पैटर्न्स प्रिंट कराने के लिए। अभी हम कोड लिखेंगे तो सब हमें क्लियर होगा। प्रिंट स्क्वायर पैटर्न। तो स्क्वायर का पैटर्न कैसे प्रिंट होगा ज़रा देखो। या इससे बेटर हम कोई और सिंबल ले लेते हैं। तो स्क्वायर में लेंथ और विड्थ हमारे पास सेम होती है, इसलिए हम सिर्फ साइड ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर ऐसा ही रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है हमारे पास। तो लेंथ में भी यहाँ चार हमारे पास ये हैशेज हैं, और विड्थ के लॉन्ग भी हर लाइन में चार हैशेज हैं। तो इसको हमें कोड के थ्रू प्रिंट कराना है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि अगर एक हमारे पास एक लूप होती, उसकी एक आइट्रेशन में ये पैटर्न प्रिंट हो जाए, सिर्फ चार, सिर्फ ये चार जो है हमारे पास ये प्रिंट हो जाए जिसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, उसकी अगली आइट्रेशन में फिर से ये चार प्रिंट हो जाए, यानी कि अब ये चार जो प्रिंट हो रहे हैं ये भी तो किसी लूप से ही प्रिंट होंगे ना। डायरेक्टली अगर हम प्रिंट के अंदर लिखेंगे तो वो बिल्कुल यूजलेस, यूजलेस तो नहीं, मैं कहूँगा बहुत पुअर प्रैक्टिस होगी वो। हमें प्रोग्रामिंग के टूल्स को यूज़ करना आना चाहिए, कि हर बार इतना सिंपल सा पैटर्न तो बनाने को मिलेगा नहीं। जब भी हम रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हमें प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना आना चाहिए। तो एक आउटर लूप हमारी हुई, उसकी एक आइट्रेशन पे एक लूप चली जिसने
चार बार ये हमारे हैशेस प्रिंट कर दिए। चार बार हैशेस प्रिंट होने का मतलब एक लूप चली है एक आइट्रेशन पे, फिर बाहर वाली लूप की दूसरी आइट्रेशन आई, उसकी दूसरी आइट्रेशन में फिर चार बार ये हैशेस प्रिंट हुए। अब उस लूप के वेरिएबल की वैल्यू 3 हो गई। अब थर्ड आइट्रेशन पे फिर ये चार बार हमारे पास हैशेस प्रिंट हो गए। चौथी बार वो लूप चली, फिर ये लूप वो वाली लूप चली जिसने चार बार इन हैशेस को प्रिंट किया। तो हमें आइडिया यहाँ पर समझ आ गया होगा बेसिकली। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इन्हीं को हम प्रिंट कराएंगे। तो पहले हम n की एक वैल्यू तो लेंगे ही कि स्क्वायर की हमें साइड क्या चाहिए। साइड हम कह तो रहे हैं लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ बिल्कुल ब्लाइंड नहीं हो जाना कि साइड की बात हो रही थी, एक सिंपल स्क्वायर की बजाय क्या ऐसे प्रिंट हो गया। अरे हम पैटर्न प्रिंट करा रहे हैं, है ना। एंटर, नंबर ही लिख देता हूँ। और सबसे पहले हमने बात करी थी कि एक लूप के अंदर एक लूप होएगी, तो पहले एक बार हमें एक लूप डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अभी हमने हमारे रफ वर्क में देखा ही था, चाहे आप ज़ीरो से स्टार्ट कर दो और यहाँ पर लेस देन एन लिख दो, चाहे वन से स्टार्ट कर दो और, लेकिन अब यहाँ आपको लेस देन इक्वल टू एन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उतनी बार लूप रन करनी है ना। हमने चार साइड वाला स्क्वायर अगर बनाना है तो चार बार हमें वो हैशेस प्रिंट कराने पड़ेंगे, चार ही बार वो बाहर वाली लूप चलानी पड़ेगी जिसके थ्रू वो इंटरनल लूप एग्जीक्यूट होगी। यहाँ मैंने सॉरी सी लैंग्वेज वाला सिंटैक्स लिख दिया था, कोई बात नहीं। हमारे पास यहाँ भी, तो इस चीज़ को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि चाहे आप ज़ीरो से लेके फोर तक लिख दो तो ये ज़ीरो वन टू थ्री तक चल जाएगी, चार बार ये भी चल जाएगी, या वन टू फाइव लिख दो क्योंकि एक एंड की वैल्यू से एक कम चलता है। अब ये हमारी एक आउटर लूप हो गई है, इसके अंदर एक और हमें लूप एग्जीक्यूट करानी है। और जे इन रेंज हम जे लिख देते हैं। अंदर हमारे पास जो इंटरनल लूप है उसके वेरिएबल के लिए इसको भी हम चार बार ही रन करेंगे, क्योंकि ये जो है वो एक लाइन में हमारे पास हैशेस को प्रिंट करने वाली है ये लूप। तो हमें उतनी बार, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हमें उतनी बार प्रिंट भी तो कराने पड़ेंगे। प्रिंट हैश, और एंड हमें अब न्यू लाइन से नहीं करना है क्योंकि हमें बराबर ही तो चाहिए, तभी तो एक पैटर्न सा लगेगा हमें। तो हमारा काम यहाँ पर हो चुका है बेसिकली कोड लिखने का। एक का इटरेशन चलेगी इसकी, उसके अंदर ये पूरा, उसके अंदर ये चार बार हमारे पास ये प्रिंट कर देगा। ये हमारी आउटर लूप है, ये हमारी इंटरनल लूप है। दूसरी इटरेशन में फिर ये पहुंचेगा और अच्छा एक चीज़ और, फिर ये चार बार हैशेस प्रिंट होंगे। अच्छा एक चीज़ मैं कर दूँ कि अब जैसे इसने एक बार ये चार हैशेस एक लाइन में प्रिंट कर दिए तो हमें एक न्यू लाइन प्रिंट करनी पड़ेगी, नहीं तो सारे के सारे जो 16 के 16 हमारे पास हैशेस प्रिंट होंगे वो एक लाइन में ही प्रिंट हो जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर, हमने, आप देखो हमने जे के नीचे नहीं लिखा इसको, जे के अंडर नहीं लिखा, क्योंकि अगर जे, उसका रीज़न यही है कि अब इसने एक बार हमारे चार हैशेस प्रिंट कर दिए, एक बार जे लूप पूरी रन हो गई, आई की एक इटरेशन पूरी हो गई, तो उस आई की इटरेशन के अंदर ही जैसे एक, जैसे एक जे लूप पूरी रन हुई, एक बार चार हैशेस प्रिंट हो गए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वो चार हैशेस प्रिंट होने चाहिए। तो उसके बाद इसलिए हमने आई की इटरेशन के अंदर ही न्यू लाइन प्रिंट कर दी। तो अब हम इसको रन करके देखेंगे। हमारा पहला पैटर्न प्रिंट होएगा यहाँ पे। तो हमारे पास स्क्वायर वाला पैटर्न यहाँ पर प्रिंट हो रहा है।
एक चीज़ हमें देखनी थोड़ी मेरे दिमाग से स्किप हो गई कि प्रिंट न्यू लाइन करेंगे तो हमारे पास दो न्यू लाइन्स प्रिंट हो जाएंगी। यानी कि हमें यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जैसे ही आपने प्रिंट स्टेटमेंट कोई भी लिखी तो वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पर ही स्टार्ट होएगी। और अगर आपने इसके अंदर बैकस्लैश एन लिख दिया, न्यू लाइन प्रिंट कराने को कह दिया, तो एक तो न्यू लाइन हो जाएगी प्रिंट स्टेटमेंट की और एक जो आप प्रिंट करा रहे हो, तो दो न्यू लाइन्स बन जाएंगी। इसीलिए वो हमारे पास जो स्क्वायर है वो सॉलिड एक ब्लॉक की तरह नहीं आ रहा था, गैपी सा लग रहा था। अब सही आएगा हमारे पास। तो अब ये हमारे पास स्क्वायर पैटर्न प्रिंट होके आ गया। ऐसे ही हम चाहें तो रेक्टेंगल वाला पैटर्न प्रिंट करा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस आई और जे की वैल्यू अलग अलग रखनी पड़ेगी। आई और जे वाली लूप को अलग अलग टाइम्स रन कराना पड़ेगा। जैसे हम आई को एक बार बड़ा रख के देखते हैं, यानी कि आई को हम ज़्यादा टाइम्स रन कराएंगे, इसको हमारे पास जे को हम कम रन कराएंगे। इसको मैं घटा दूं यहाँ पर, तो अब ये पाँच की चार की बजाय तीन बार ही रन होएगी। यहाँ हमने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि एन हमने लिख तो दिया लेकिन एन का कोई यूज़ हमने लिया ही नहीं। तो इसको एक बार हटा ही देते हैं, किसी काम से काम का तो ये आया ही नहीं हमारे। डायरेक्ट रन करते हैं इसको। तो यहाँ भी स्क्वायर तो नहीं लग रहा है ना, विड्थ इसकी छोटी लग रही है, लेंथ इसकी बड़ी लग रही है, क्योंकि आउटर लूप जो है वो चार बार रन हो रही है। जो तीन हैशेज हैं ये ज़्यादा बार प्रिंट हो रहे हैं, ये चार बार प्रिंट हो रहे हैं तीन हैशेज हमारे पास। यही अगर हम इसको एक टाइम कम रन करा दें और इसको एक टाइम ज़्यादा रन करा दें, तो फिर ये रेक्टेंगल है। अब की बार हमारे पास विड्थ चार हैशेस की है और लेंथ जो है वो तीन हैशेस की है। ऐसे ही हम एक राइट एंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल का पैटर्न प्रिंट करा के देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल। एक इंटीजर का हम इनपुट लेंगे, इस बार इसको काम में ज़रूर लेंगे हम। तो अच्छा, सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास कैसा दिखता है ना, पहले ये देख लें जल्दी से। रफली इस तरीके से है ना, एक लाइन में एक हैश, फिर नेक्स्ट इटरेशन में दो हैश, यानी कि एक ज़्यादा हैश, फिर तीसरी इटरेशन में एक और ज़्यादा हैश, चौथी में एक और ज़्यादा हैश, तो ये ऐसे चलेगा। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी आउटर लूप की जो वैल्यू है उसके हिसाब से इंटरनल लूप में हैशेस प्रिंट करा सकते हैं। अगर आउटर लूप की वैल्यू पहले वेरिएबल आउटर लूप की वेरिएबल की वैल्यू पहले इटरेशन में वन है तो एक बार हैश प्रिंट हुआ, दूसरी इटरेशन में दो हो गई तो दो बार हैश प्रिंट कराया जे वाली लूप ने, इंटरनल लूप ने हमारी ने, जो हमने यहाँ पर लिखी है इसने। तो ऐसे करेंगे।
1 to n +1, है ना, क्योंकि तभी n तक पहुंचेगी वैल्यू। फॉर j इन रेंज 1 to i। अब यहाँ 1 to i लिखा तो i की वैल्यू तो पहले ही 1 है, तो हमें i+1 लिखना पड़ेगा टू गेट द करेक्ट आंसर। प्रिंट हैश एंड, तो हम इससे ही करेंगे कि पहली लाइन में तो चलिए एक ही बार प्रिंट होगा, लेकिन दूसरी लाइन में ये मल्टीपल टाइम्स प्रिंट होगा, और वो तो हमें साथ में ही हैशेस प्रिंट कराने होंगे, इसलिए हमने एंड किसी से भी नहीं करा, यानी कि हमने सिंपली ऐसे लिख दिया, ये स्पेस भी नहीं है। और ये प्रिंट का हमने क्यों लिखा है वो तो मालूम है, ताकि ये सॉलिड आ जाए। अगर यहाँ पर हम \n लिख दें तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी, एक न्यू लाइन तो प्रिंट की ही हो जाएगी, यानी कि ये न्यू लाइन है हमारे पास। ये जो न्यू लाइन आएगी, ये एक लाइन है, और ये जो लाइन है जहाँ पर अभी आपको कर्सर दिख रहा है, ये प्रिंट की वजह से आ जाएगी। और अगर आप ऊपर से प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर \n लिख दोगे, न्यू लाइन प्रिंट कराने को देखोगे, तो ऐसा ऐसा गैप आ जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके गैप आ जाएगा, जो कि नीट नहीं, नीट तो चलिए लग ही रहा है, लेकिन सही नहीं लग रहा। नीट तो ज़रूरत से ज़्यादा ही लग रही है, इतना नीट हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमने वैसा करा, प्रिंट करा के देखते हैं। एंटर अ नंबर 5 बार चला के देखते हैं। अच्छा, मैंने समझा तो दिया, लेकिन \n में खुद ही हटाना भूल गया। दोबारा हम रन करके देखते हैं python code.py। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल एक प्रिंट होके आ गया। आई की वैल्यू 1 थी, तो एक ही बार हमारे पास हैश प्रिंट हुआ, यानी कि इंटरनल लूप जो है वो आई के बेसिस पे रन हो रही है। तभी तो हमने इसके रेंज फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स भरे हैं दो, उसमें आई को भी मेंशन करा, ताकि ये आई के हिसाब से नंबर ऑफ टाइम्स जो इसके रन होने के हैं वो आई के ऊपर डिपेंड करने चाहिए ना, क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी तो एक बार जे लूप ने हैश प्रिंट किया, आई की वैल्यू 2 थी तो 2 बार जे लूप ने हैश, आई की वैल्यू 3 थी तो जे लूप, इंटरनल लूप ने, जे लूप ने 3 बार हैश प्रिंट किया। 4 थी तो 4 बार हैश प्रिंट किया आई की वैल्यू। 5 हुई आई की वैल्यू तो इसने 5 बार हैश प्रिंट किया। तो ये आई के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करते जा रही है, इसी वजह से हमारे पास ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट हो गया है। तो एक और इसका रन करके देखते हैं, इस बार थोड़ी बड़ी वैल्यू देते हैं इसको, 15 अरे 15 वैल्यू दे देते हैं। एक बड़ा सा राइट एंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल हमारे पास प्रिंट हो गया है। ये देखिए, एक टावर के टाइप लग रही है। आई की वैल्यूज के हिसाब से जे ने हैशेस प्रिंट कर दिए हैं। उससे भी बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल हमने प्रिंट कराया। तो अभी तक पैटर्न में हमने देखा स्क्वायर और राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग फॉर लूप।